क्या होगा अगर एक ऐसी यक्षिणी आपके सामने आ जाए जिसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे खतरनाक ताकत हो? एक ऐसी रहस्यमयी स्त्री जो प्यार नहीं बल्कि मौत का संदेश लेकर आती है। मैं हूं प्रवीण और आज आपके लिए लेकर आया हूं ओडिया हॉरर सीरीज सुलोचना का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसकी कहानी रहस्य, डर और अलौकिक शक्तियों से भरी हुई है, जहां हर मोड़ पर छिपा है एक नया राज। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सुलोचना की इस खौफनाक और रहस्यमयी दास्तान को। तो ये कहानी 4 दोस्तों की है। राज, अंकित, रोहन और सिड चारों बैचलर थे और किराए के घर में रहते थे। राज ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ था और वो जॉब ढूंढ रहा था। आए दिन वो इंटरव्यूज देता रहता था लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही थी। सेम अंकित के साथ था। वो भी इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहा था लेकिन उसकी भी जॉब नहीं लग रही थी। रही बात रोहन की, तो उसे तो डायरेक्टर बनना था। वो तो अपनी स्क्रिप्ट पे काम करता रहता था और प्रोड्यूसर से मिलता रहता था, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट को ओके नहीं कर रहा था। बात करें सिड की, तो उसे एक्टर बनना था, लेकिन फिलहाल वो अपने गोल से भटक गया। वो तो एक भाभी के चक्कर में था। मतलब जिनके घर में ये लोग रहते थे वहाँ रोहिणी भाभी, उनका पति और उसकी सास रहती थी। ये 3 लोगों की फैमिली थी और ये चारों उनके यहाँ किराए पर रहते थे। तो चारों अपने अपने गोल और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। साइड बाय साइड इनकी बैचलर वाली लाइफ भी चालू थी। ये 3 लोगों की फैमिली थी और ये चारों उनके यहाँ किराए पर रहते थे। तो चारों अपने अपने गोल और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। साइड बाय साइड इनकी बैचलर वाली लाइफ भी चालू थी। वही दारू पार्टी वगैरह करना, बीसी करना और मस्ती करना। खैर, दूसरी तरफ गांव में हम राज के परिवार को देखते हैं, जहां पर सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और ये सब काफ़ी खुश लग रहे थे। खासकर राज के दादाजी खुशी के मौके पर मिठाई विठाई भी खाई जा रही थी। और खुशी की बात ये थी कि राज के जो दादाजी थे वो 2 दिन बाद गाँव के मुखिया चुने जाने थे। तो इस बात से सब लोग खुश थे। लेकिन फिर खाना खाने के बाद राज के दादाजी वहां से उठ कर जाते हैं तो उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है और कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि उनके रूम से ही आ रही थी। ये कोई एंटिटी थी या कहें कि सीरीज वाली यक्षिणी सुलोचना थी जो इन्हें हर्ट कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वो इस यक्षिणी को जानते हैं लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताते। फिर वो क्या करते हैं कि चुपचाप अपने रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं और फिर खुद को पंखे से लटकाकर अपनी जान दे देते हैं। और वो एंटिटी स्मोक की फॉर्म में उनकी बॉडी के अराउंड मूव कर रही थी। दूसरी तरफ राज और दोस्त लोग सब लगे हुए थे। उनकी पार्टी वार्टी चल रही थी। तभी राज को कॉल आता है गांव से कि तुम्हारे दादा गुजर गए। ये सुनकर राज को काफ़ी बड़ा झटका लगता है क्योंकि राज अपने दादा के काफ़ी क्लोज था। तो अब राज तुरंत जो है वो अपने गांव के लिए निकल जाता है। इधर राज के घर वाले शौक में थे कि अचानक ये क्या हुआ, पिताजी ये क्या कर लिए। मतलब 2 दिन बाद ही गांव के मुखिया बनने वाले थे। वो काफ़ी खुश भी थे, तो अचानक वो ऐसा कदम क्यों उठा लिए। फिर जब राज गांव आता है, दादा के बारे में पूछता है कि वो कैसे मरे, तो उसके पिता चाचा दोनों झूठ बोल देते हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। कोई भी घर में उसे सच नहीं बताता। सब उसे यही बोलते हैं कि दादा हार्ट अटैक से खत्म हुए हैं। तो राज को तो सच्चाई का पता नहीं लग पाता। लेकिन जब उसके दादा की अर्थी लेकर जा रहे थे तो वहां पर हम एक बाबा को देखते हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। खैर, राज के गांव में उसकी गर्लफ्रेंड थी वर्षा, तो वो उसे मिलता है और बातें वगैरह करता है कि अचानक दादा की मौत से उसे कितना बड़ा दुख पहुंचा है। अब वर्षा जो थी वो भी इसकी फैमिली को बचपन से जानती थी, तो वो भी इसके दादा के क्लोज थी और उसको भी काफ़ी खराब लगा था। दोनों ही इस बारे में बात कर रहे थे और एक दूसरे को संतावना दे रहे थे। फिर इन सब के बाद हम देखते हैं कि राज अपने दादा के रूम में जाता है। वहां उसके दादा का बक्सा था जिसमें उनकी बिलोंगिंग्स रखी थी। वो निकाल कर देखने लगता है तो उसमें कुछ उनकी पुरानी फैमिली फोटो वगैरह थी। अब उसी संदूक में, मतलब उस बक्से के अंदर, उसे एक बुक मिलती है। राज उस किताब को खोलता है तो उसके पहले पन्ने पर किसी सुलोचना नाम की यक्षिणी का जिक्र था और उसके अगले पेज पर भी सुलोचना की पोर्ट्रेट्स वगैरह थी। मतलब वो बुक सुलोचना की ड्राइंग से भरी पड़ी थी और साथ में कुछ मंत्र भी लिखे थे जिसे राज पढ़ने लगता है। और उन्हें पढ़ते पढ़ते अगले ही पल वो खुद को एक गुफा में पाता है जहां पर पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो रेड कलर का था और वो गुफा एक्चुअली में सुलोचना की थी। पूरे गुफा में राज को पायल की छन छन सुनाई देती है, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था, बस आवाज सुनाई देती है। सुलोचना उसका नाम पुकार रही थी बार बार और कपी तरह से हंस रही थी, जिससे डर कर वो एकदम से उड़ जाता है। इतने में वहीं पर उसकी माँ आ जाती है। वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो राज माँ को बताता है कि मैंने एक डरावना सपना देखा। तो उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ मत सो, ये तुम्हारे दादा का रूम है, वो अभी खत्म हुए हैं, तुम्हें यहाँ नहीं सोना चाहिए। राज बताता है कि मैं बस इस रूम को देखने आया था, पता नहीं थकावट के कारण आंख लग गई और कब मैं सो गया पता ही नहीं चला। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम जाके छत पे सो जाओ, यहाँ मत सुनो आज के बाद। असल में वो किताब राज ने सपने में नहीं पढ़ी थी, बल्कि सच में वो उस किताब को पढ़ा था और फिर अपने सपने के अंदर वो सुलोचना की गुफा में गया था जहां उसे सुलोचना की आवाज़ सुनाई दी थी। तो राज अब छत पर खटिया वटिया डालकर सोने चला जाता है,
लेकिन राज को नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिमाग में सुलोचना ही घूम रही थी और वो किताब भी अपने साथ लेकर आया था। तो क्या करता है कि उस किताब को फिर से पढ़ना चालू कर देता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राज अब उस किताब में ही घुसा पड़ा था। दिन रात अकेला जंगल वंगल में बैठकर वो उस किताब को पढ़ रहा था, उसके मंत्रों को सिद्ध करने में लगा पड़ा था। फिर एक रात क्या होता है कि जब राज छत पर सो रहा था तब उसके कान में आवाज आती है। सुलोचना उसको पुकार रही थी। फिर राज उठकर बैठ जाता है और वो क्या देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल टाइप सा कुछ खुलता है। इसके अंदर वही रेड कलर की गुफा दिखाई दे रही थी और उसके अंदर से सुलोचना की आवाज आ रही थी जो राज से ये बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गई। जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं पूरा कर दूंगी। राज कहता है कि क्या सच में जो भी मांगू तुम दोगी? जिस पर सुलोचना कहती है कि हाँ। तो राज कहता है कि बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी जॉब लग जाए 15 लाख पैकेज के साथ, जिस पर सुलोचना कहती है कि तथास्तु, और उसके बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम राज के दोस्तों को देखते हैं जिनकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। फिर इतने में राज जो है वो गांव से लौट आता है। अगले दिन वो देखते हैं कि राज एकदम से बढ़िया से तैयार विया होकर कहीं जा रहा था। तो वो लोग उसे टोक देते हैं, कहते हैं कि भाई तू सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है? जिस पर राज उन्हें बताता है कि भाई मेरी जॉब लग गई और पैकेज है 15 लाख का। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, तेरी इतनी बड़ी लॉटरी कैसे लग गई? जिस पर राज उन्हें पूरी बात सच सच बता देता है कि जब वो गांव गया था तो उसके दादा के रूम से एक किताब मिली जिसमें कुछ मंत्र दिए थे और उसमें लिखा था कि मंत्रों को अगर 7 दिन तक पढ़ा जाए तो सुलोचना नाम की एक यक्षिणी आती है और जो भी मांगो वरदान के रूप में दे देती है। मैंने ऐसा ही किया और 7 दिन बाद मुझे एक लाल रोशनी दिखाई दी। सुलोचना ने मुझसे बात की, मैंने उसे जॉब वाली विश मांगी और मेरी सच में चौंक लग गई। लेकिन ये जो तीनों होते हैं ना, ये उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इनका कहना था कि तेरा बस तुक्का वक्का लग गया है और यक्षिणी की कहानी वहानी सुनाकर तू हमारी मौज ले रहा है। खैर, अब एक बंदे की जॉब लग गई थी, वो भी इतनी अच्छी खासी। तो फिर इनकी पार्टी वार्टी शुरू हो जाती है। सब लोग फुल मजे में थे। छत पर पार्टी वार्टी करके सब वहीं सो जाते हैं। फिर अगले दिन राज बाहर निकलता है तो वहां एक कौवा मरा पड़ा था, ठीक उसके दरवाजे के सामने, यानी कि पहला नेगेटिव साइन। लेकिन राज उसे इग्नोर कर देता है और कौवे की लाश को ले जाकर डस्टबिन में डाल आता है। इसके बाद हम देखते हैं रोहन को, जो कि चुपके से राज की गैर मौजूदगी में उसके बैग से वो बुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। यानी वो राज की बात पर बिलीव कर रहा था लेकिन उसके सामने बन रहा था कि मैं इन सब मैं नहीं मानता। और हम ये भी देखते हैं कि ये सब करते हुए, मतलब वो किताब पढ़ते हुए, सिड उसे देख लेता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सिड भी इस बुक को चुपके से पढ़ रहा था, और सिर्फ सिड ही नहीं, अंकित भी। फिर एक टाइम पर सबको ही पता चल जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सबको पता चल जाता है कि ये सभी उस बुक के मंत्रों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अब जैसा कि राज ने बताया था, 7 दिन तक सब मंत्रों को वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन 7 दिन बाद कुछ नहीं होता, यक्षी वगैरह नहीं आती। तो उन्हें लगता है कि राज ने झूठ मूठ के इन्हें कहानी सुनाई है और ये एक तरह का प्रैंक है और ये बुक भी फर्जी है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो था ना सिड, जिसे एक्टर बना था, उसके सपने में सुलोचना आती है और वो खुद को उसी रेड गुफा में पाता है और वहां पर सुलोचना उसे वरदान मांगने को कहती है। तो सेठ पता है यहाँ पर क्या मांगता है? ये नहीं मांगता कि मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है, बल्कि वो ये मांगता है कि मुझे रोहिणी भाभी के साथ फ्रेंडशिप करनी है। और यक्षिणी उसे वरदान दे भी देती है, कहती है कि तथास्तु। और उसके अगले दिन क्या होता है कि दरवाजे पर नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने रोहिणी भाभी खड़ी थी। उसे किस कर देती है और सिड यूज करने लगती है। मतलब सेठ ने जो मांगा था वो मिल गया था। रोहिणी भाभी उसे लेकर अंदर चली जाती है और सेठ भाभी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, जिसमें रोहिणी भाभी ही उस पर ज्यादा हावी थी। और इस बीच वो उसकी छाती में काट भी लेती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है, जिससे डर जाता है कि एकदम से कौन आ गया, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं, रोहिणी भाभी का ही पति था। और उसे बोलता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में, अंदर क्या कर रहे थे? जिस पर सिड को सांप सूंघ जाता है। फिर रोहिणी का पति खुद से ही बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे ना। तो सेठ झूठ मूड में हाँ मिला देता है कि हाँ, मैं खाना खा रहा था। इस पर रोहिणी का हस्बैंड कहता है कि पता है मुझे कैसे पता चला कि तुम खाना खा रहे थे? क्योंकि तुम्हारे शर्ट पर सॉस लगा हुआ है। लेकिन वो सॉस नहीं था, खून था। रोहिणी भाभी इतनी जोर से काटी थी कि खून निकल आया था। और तभी क्या होता है कि रोहिणी का पति रोहिणी को आवाज लगाता है, जिससे सिर की सिटी विट्टी घूम जाती है। वो सोचता है कि इसे पता लग गया, लेकिन रोहिणी अंदर से निकल के नहीं आती बल्कि बाहर से आती है। ये लोग तो उसे कोई फंक्शन का कार्ड देने आए थे और सिड रोहिणी भाभी को बाहर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यानी जो सिड के साथ फ्रेंडशिप करके चली गई वो रोहिणी नहीं, यक्षिणी सुलोचना थी। लेकिन सिड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वो तो इस सोच में पड़ा था कि जब रोहिणी भाभी यहाँ है तो अंदर में किसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया, वो कौन थी। फिर वो अंदर जाके देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, जिससे सीट का दिमाग घूम जाता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद शाम को सब रूम में बैठे हुए थे। तभी सीट के कान में सुलोचना की आवाज सुनाई देती है। वो उसका नाम पुकार रही थी और अगले ही पल वो खुद को उसी गुफा में पाता है जहां पर सुलोचना अपनी आवाजों से लगातार उसका नाम पुकार पुकार कर उसे हीट करती है,
जोर जोर से हंसती है और फिर उसके दूसरे ही पल जब वो वहां से बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि उसके सारे दोस्त गायब हो चुके थे। घर में कोई नहीं था, लाइट वाइट बंद थी, पूरा अंधेरा था। वो डर जाता है, सब जगह अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। फिर इसी दौरान वो छत पर जाकर देखता है तो वो सब यहाँ पर थे। वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त ऊपर छत की वॉल पे खड़े थे। ये देखकर सिड पैनिक कर जाता है, कहता है कि भाई तुम लोगों को ये क्या हो गया है, नीचे उतरो यार, क्या कर रहे हो। लेकिन वो लोग तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों किसी के वश में हो और सिड बिल्कुल परेशान। वो विनती के जा रहा था कि भाई प्लीज नीचे उतर जाओ, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी शॉकिंगली सीड के पीछे से वो तीनों आते हैं और उस सीड को आवाज लगाते हैं कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे क्या हुआ। फिर सेठ पलट कर देखता है तो अब दीवार पे कोई नहीं खड़ा था और ये लोग बताते हैं कि भाई हम तो वहां रूम में बैठे हुए थे, तू अचानक उठकर यहाँ छत पे आ गया और यहाँ पे हल्ला कर रहा है। हम तेरी बात सुनकर तुझे देखने आए, तुझे हुआ क्या है। अब सिड ने जो वरदान मांगा था वो बताने लायक तो नहीं था, तो वो इन्हें कुछ नहीं बताता कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सब वो छुपा लेता है। लेकिन सिड ने जो वरदान मांगा था शायद वो गलत वरदान मांग लिया था, जिससे यक्षिणी गुस्सा हो गई थी और सिर्फ सिड नहीं बल्कि सभी ने यक्षिणी को बुलाया था। तो वो सबको हेट करने लगती है। अब इनके घर के चारों तरफ ढेर सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे वातावरण में उनकी कांव का गूंजने लगती है, जिनकी कर्कश आवाज उनके कानों से सहन नहीं हो रही थी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद सब कुछ एकदम से रुक जाता है और फिर जब वो बाहर आकर देखते हैं तो अब आसमान में एक भी कौवा नहीं था बल्कि नीचे था। वहां पर ढेर सारे कौवे मरे पड़े थे, जिससे ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। फिर अगली सुबह जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे कौवों की लाश गायब हो चुकी है। फिर इन्हें लगता है कि ये सब उनका हेलुसिनेशन था, और देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो सब कौवों की आवाज़ वगैरह रोहिणी और उसके पति को भी सुनाई देनी चाहिए थी ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया और कौवों को देखा। वो सब इन्होंने हेलुसिनेट ही किया था, लेकिन इन्हें लग रहा था कि वो हेलुसिनेशन नॉर्मल है, जबकि वो हेलुसिनेशन जो था वो कर्ज की वजह से हुआ था। इन पर सुलोचना का कर्ज लग गया था और ये बस उसकी शुरुआत थी। अब अंकित जब अपने एक नए इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पर भी सुलोचना उसे हीट करने लगती है। उसके कानों में सुलोचना की आवाज सुनाई देती है और फिर अगले ही पल वो भी उसी रेड कलर की गुफा में पहुंच जाता है और फिर वहां से बाहर आता है तो उसके आसपास जितने भी लोग थे ना वो सब गायब हो जाते हैं, जिससे वो एकदम से परेशान हो जाता है कि ये सब कहाँ चले गए। लेकिन एक्चुअल में कोई भी लोग गायब नहीं हुए थे, सब वहीं पर थे। लेकिन अंकित ऐसा हेलुसिनेट कर रहा था कि वहां पर कोई नहीं है और फिर वो सब लोग ही उसे पकड़कर हिलाते हैं, उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है। अब अंकित उन्हें क्या बोलता, वो तो खुद शॉक में था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहन, जिसकी जैसे तैसे एक प्रोड्यूसर से डील हो गई थी और अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, लेकिन तभी उसको सुलोचना हर्ट करने लगती है, उसे आवाज लगाने लगती है, जिससे वो सुलोचना की गुफा में पहुंच जाता है। और फिर जब वो वहां से बाहर आता है तो सेम चीज उसके साथ भी होता है। वो भी वही हेलुसिनेट करता है कि सब लोग गायब हो चुके हैं। वो डर जाता है, लेकिन सब लोग वहीं मौजूद थे और वो सोच रहे थे कि रोहन पागल हो गया है। वो लोग उसे पकड़कर होश में लाते हैं कि भाई क्या हो गया आपको। अब दूसरी तरफ राज शाम को ऑफिस से लौट रहा था तो सुलोचना धुएं के फॉर्म में उसके कान में घुस जाती है, जिससे उसे कुछ हो जाता है और उसे विस्पिंग टाइप सी आवाज सुनाई देती है जो कि अचानक से बहुत तेज हो जाती है। फिर वो खुद को एक जंगल में पाता है और वहां पर भी सब रेड था। फिर कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर वो घर पहुंचता है तो सब के सब परेशान थे और वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हैं। तभी वहां पर रोहिणी का पति आता है। वो बोलता है कि उनका पड़ोसी जिम्मी उनके पास अपनी बिल्ली छोड़कर गया था और अब पता नहीं वो कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उसे देखा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें तेज बदबू आ रही थी किसी की लाश के सड़ने की, और फिर किचन के अंदर उन्हें उस बिल्ली की लाश मिलती है। उसके हाथ पैर कटे हुए थे और अतड़िया वगैरह सब बाहर पड़ी थी। तो ये सब देखकर वो बहुत डर जाते हैं। सिड क्या कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि ये घर शाबित हो चुका है, हमें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, हम इस घर को छोड़ देंगे। उसका कहना था कि मेरे दोस्त का एक गेस्ट हाउस है जो कि खाली पड़ा है, तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वहीं पर जाके रहते हैं। और ये लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है ऐसा ही करते हैं। फिर ये सब अपना पैकिंग वैकिंग करके सीधा गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचकर सब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। इन्हें लग रहा था कि बला टल गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि श्रापित वो जगह नहीं थी, श्रापित ये लोग थे। अब ये कहीं भी चले जाएं, सुलोचना का श्राप अब इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पर सुलोचना भी उनके साथ साथ ही चल रही थी। ये लोग जब गेट के अंदर एंटर होते हैं तो गेट अपने आप बंद होता है, यानी सुलोचना उसे बंद करती है। फिर इसके बाद ये लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो इनके साथ साथ सुलोचना भी एंटर कर जाती है, दरवाजे को बंद भी करती है, और ये इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। ये लोग तो बिल्कुल टेंशन फ्री थे। अब गेस्ट हाउस में पहला दिन तो उनका ठीक ही रहता है, मतलब कुछ नहीं होता इनके साथ,
और ये लोग अपना सब पिछला भुलाकर अपनी आगे की लाइफ पे फोकस कर रहे थे। अगले दिन राज अपने ऑफिस चला जाता है, अंकित जॉब इंटरव्यू देने जाता है, सेट भी एक्टिंग के लिए अपना ऑडिशन देने जाता है और रोहन घर पे रहता है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जब अंकित अपना इंटरव्यू दे रहा था तभी सब लोग अचानक शिकायत करने लगते हैं कि भाई तुम्हारे पास से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। लेकिन अंकित सूंघता है तो उसे ड्यू की स्मेल आ रही थी, लेकिन उन लोगों को तो उबकाई आने लगती है। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है, छी जाओ यहाँ से। सेम चीज राज के साथ होती है, उसके भी साथ के लोग यही शिकायत करते हैं कि भाई तू क्या करके आया है, तेरे पास से बहुत बुरी बदबू आ रही है। लेकिन राज को अपने आप से कोई बैड स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन वो लोग यही कहे जा रहे थे कि भाई तुझसे बहुत बदबू आ रही है, तो उसे वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ सिड के साथ भी यही होता है। वो भी अलग परेशान था कि भाई बदबू कहाँ से आ रही है, कहीं जूते में से तो नहीं आ रही, लेकिन वो स्मेल जूते से नहीं आ रही थी, स्मेल उसकी बॉडी से आ रही थी, किसी सड़े मांस जैसी। लेकिन वो स्मेल नहीं कर पा रहा था, दूसरे लोग ही स्मेल कर पा रहे थे। अब इसके बाद सबसे पहले अंकित गेस्ट हाउस पहुंचता है और रोहन से कहता है कि भाई देख मेरे पास से कोई बैड स्मेल आ रही है क्या। लेकिन रोहन को ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही थी और ना उसे रोहन में से कोई स्मेल आ रही थी। वो कहता है कि फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास से स्मेल आ रही है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो फिर वो नहाने चला जाता है। लेकिन फिर इसी दौरान सुलोचना उसे पोजेस कर लेती है, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। फिर इसी पोजेस हालत में वो किचन में जाता है, वहां से चाकू उठाता है और रोहन के पास जाता है। उसे चाकू दिखाकर कहता है कि काटो। रोहन कहता है कि भाई ये तुझे क्या हो गया, ये चाकू दूर रख। लेकिन अंकित तो पजेज था, वो तो उसे चाकू दिखाकर बस काटो काटो बोल रहा था। तभी रोहन को वहां पर सुलोचना की शैडो दिखाई देती है और फिर वो रोहन को भी पजेज कर लेती है, मतलब टेक्निकली नॉट पजेस्ड, उसे अपने वश में कर लेती है और फिर वो ईवल टाइप से स्माइल करता है। इतने में राज और सिड भी गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और पता है वो क्या देखते हैं कि रोहन और अंकित दोनों एक दूसरे के गर्दन पर चाकू रख के खड़े थे और एक दूसरे की गर्दन काटने वाले थे। तभी वो दोनों भाग कर आते हैं और इन दोनों को अलग करते हैं और तब जाकर वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब सुलोचना के वशीकरण से बाहर आ जाते हैं। अब वो लोग पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कर रहे थे। लेकिन वो लोग क्या बताते, उन्हें कुछ याद ही नहीं था। इसके बाद जब राज अपनी गर्लफ्रेंड वर्षा से फोन पर बात कर रहा था तो मिरर में उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर बाद में दिखने लगती। इसके बाद जब वो खाना बना रहे थे तो अचानक से इनका कुकर फट जाता है। अब ये सब घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब इग्नोर करना नहीं बन रहा था। उन्हें लगता है कि गेस्ट हाउस में कुछ गड़बड़ है। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी छत से एक पंखा उनके ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन समय रहते वो देख लेते हैं और उससे बच जाते हैं। अब पहले ही अपना रेंटेड हाउस छोड़कर यहाँ रहने आए थे, अब यहाँ पर भी हंटिंग चालू हो गई तो यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो सेड यहाँ पर कहता है कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ की शुद्धिकरण करवाते हैं। फिर सेड अपने जानने वाले एक पादरी को बुलवाता है। अब पादरी आकर यहाँ अपना रिच वगैरह करता है, बाइबल से वर्स वगैरह पढ़ता है, होली वाटर छिड़कता है और वहाँ नीचे बर्तन में एक पानी रख देता है। जब वो ये सब कर रहा था तभी पानी जो है वो रेड हो जाता है, जिससे कि प्रीस्ट को मालूम हो जाता है कि यहाँ पर एक बुरी शक्ति है, लेकिन प्रीस्ट उसे भगा नहीं पाता। उल्टा सुलोचना उसके कान से खून निकाल देती है, जिससे डर कर वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वहां पर उन्हें सुलोचना की शैडो दिखाई देती है जो कि पूरे घर में घूम रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, जिससे वो लोग बहुत डर जाते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सुलोचना उन्हें हर्ट क्यों कर रही है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। अब ये तो सोच रहे थे कि वो यक्षिणी है, बुलाने पर वरदान वगैरह देती है, लेकिन कर्स का इन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पादरी तो खुद डर कर भाग गया, तो अब ये किसके पास जाएंगे। तभी गांव से वर्षा का कॉल आता है और वो राज को बताती है कि उसने राज के पापा और चाचा को आपस में बातें करते हुए सुना है कि दादा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आत्मदाह किया था, वो खुद को पंखे से लटका लिए थे। ये सुनते ही राज शॉक हो जाता है और अब उसके दिमाग में ये बात हिट करती है कि कहीं उसके दादा की मौत के पीछे सुलोचना या वो बुक तो नहीं। तो सुलोचना और बुक का रहस्य जानने वो तुरंत अपने गांव के लिए निकल जाता है और गांव जाकर सीधा अपने घर वालों से सवाल करता है कि आपने मुंह से झूठ क्यों बोला कि दादा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि उन्होंने आत्मदाह किया था। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम तो खुश शौक में थे कि अचानक वो ऐसा क्यों कर लिए, जबकि वो तो बहुत खुश थे। अब तुम्हें बताते तो तुम पुलिस के पास चले जाते, फिर उनकी बॉडी को ले जाकर उनका पोस्टमार्टम करते, उनकी चीर फाड़ करते, और इन्हें ये सब नहीं चाहिए था, इसीलिए ये लोग झूठ बोल दिए थे। लेकिन राज कहता है कि आपको मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, मुझसे झूठ क्यों बोला, और नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद राज क्या करता है कि जितने भी लोग उसके दादा को जानते थे उन सब लोगों से बात करता है। उनसे पूछता है कि क्या दादा ने कभी सुलोचना नाम की यक्षिणी या किसी किताब के बारे में जिक्र किया था, तो उसके दादा का एक जानने वाला होता है। वो उनको बहुत शॉकिंग बात बताता है कि सुलोचना कोई यक्षिणी नहीं है, बल्कि असल में वो 500 साल पुरानी एक वेंजफुल स्पिरिट है, जिसके पास काइंड ऑफ यक्षिणी जैसी पावर्स हैं। फिर ये इन्हें सुलोचना की 500 साल पुरानी कहानी सुनाता है।
जिसमें कि ये था कि तब यहाँ अश्विनी डायनेस्टी के राजा भवता कुंदम का राज हुआ करता था, जिन्होंने बाहरी राजाओं से कई लड़ाई लड़ी, लेकिन एक राजा से वो युद्ध हार गए और अब उसने यहाँ की सत्ता ले ली थी। और जो ये दूसरा राजा था वो बहुत ज्यादा ठरकी था। और भाई, अब तक मैंने राजा वगैरह की जितनी कहानी सुनी है उनमें से इतना ठरकी राजा तो मैंने नहीं देखा। मतलब इसकी हर लड़की पर गंदी नजर रहती थी और कोई भी सुंदर लड़की इससे बचती नहीं थी। मतलब इसके राज में कोई भी सुंदर लड़की सेफ नहीं थी। कुल मिलाकर इसके राज में किसी लड़की का सुंदर होना उसके लिए कर्ज जैसा था। और इसके अंडर में जितने भी काम करने वाले लोग थे, इसके सैनिक वगैरह जो भी थे, उन सबको इसने इसी काम में लगा रखा था कि मतलब मेरे लिए सुंदर सुंदर लड़की ढूंढ कर लाओ, और जो जितनी सुंदर लड़की लेकर आएगा उसको उतना ही सोना चांदी नाम मिलेगा। तो इस तरह का घटिया सिस्टम इसके राज में चल रहा था। अब इसी राज्य में सुलोचना भी रहती थी और वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। जस्ट उसका 16वां जन्मदिन था। उसी दिन राजा के सैनिक सुंदर लड़की की तलाश में घूम रहे थे और उनकी नजर सुलोचना पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर है, इसे राजा को ले जाकर दूंगा तो मुझे ढेर सारे सोने सलाद देगा। वो लोग सुलोचना को जबरदस्ती उठाकर ले गए और उसके बाद शाम को सैडली सुलोचना की बॉडी एक घोड़े के ऊपर वापस आती है, जिससे सुलोचना के पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बिल्कुल टूट जाते हैं। वो सब अपना पूजा पाठ जो करते थे वो सभी भी छोड़ देते हैं और जंगल में भटकने लगते हैं। और फिर जंगल में ही उनकी मुलाकात कुछ तांत्रिक लोगों से होती है जो वहां पर अपनी तंत्र साधना वगैरह करते थे। सुलोचना के पिता उन्हें अपनी समस्या बता देते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है जिस पर तांत्रिक उनकी मदद करते हैं। फिर यही तांत्रिक क्रिया से सुलोचना की आत्मा को यक्षिणी लाइक पावर्स थी। मतलब वो विश और कर्स दोनों दे सकती है और उसे बुक के साथ बाइंड कर दिए, या कहें कि ये बुक ही सुलोचना है और जो भी इसमें लिखे मंत्रों को पढ़कर सुलोचना को समन करेगा, सुलोचना उसे कर्स कर देगी। और क्योंकि उस राजा को खत्म करना बहुत जरूरी था, नहीं तो ऐसी कितनी लड़कियों के साथ करता। तो अब उसके पिता क्या करते हैं कि एक साधु का भेष बनाकर राजा से मिलते हैं और उसे बुक देकर कहते हैं कि अगर आप इस बुक में दिए मंत्रों को 7 दिन तक पढ़ोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां प्राप्त होंगी। अब ये सुनते ही ठर के राजा खुश। फिर वो अपने सब काम वाम छोड़कर मंत्रों को सिद्ध करने में लग जाता है। लेकिन 7 दिन बाद उसे मिलती है सुलोचना, जो उसे कर्स कर देती है। और फिर उसके साथ भी वही होता है जैसा इन लोगों के साथ हो रहा है। मतलब उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है, पागल होने लगता है और एंड में वो बिल्कुल पागल हो जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है और उसकी आत्मा उसी गुफा में कैद हो जाती है जो कि काइंड ऑफ सुलोचना की अपनी एक रियल में है। और सिर्फ वो नहीं, जितने भी लोग सुलोचना के कर से मरे हैं सबकी आत्मा उसी रियल में अटक जाती है और वहीं पर उनकी आत्मा प्रताड़ित होती रहती है। मतलब ये समझ लो कि वो जगह इन सब आत्माओं के लिए हेल है, इसलिए वो जगह रेड कलर की है। अब ये सब जानते ही वो डर जाते हैं क्योंकि बुक के मंत्रों को तो वो भी पढ़े थे। वो समझ जाते हैं कि उन्हें भी कर्ज लग गया है। फिर वो उस आदमी को सब बता देते हैं और उसे उपाय पूछते हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद सिर्फ असाम बाबा कर सकते हैं। और ये असाम बाबा वही है जो राज के दादा के अर्थी ले जाते वक्त दिखे थे। अब ये सब लोग तुरंत असाम बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये असंभव है, तुम चारों की जान नहीं बच सकती, मैं सिर्फ 3 को ही बचा सकता हूँ। मतलब एक को तो जाना होगा, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था। वो कहते हैं कि मरेंगे तो सब मिलकर मरेंगे, वरना किसी एक को हम नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कल तुम सब लोग सूर्यास्त के बाद जंगल में उत्तरी दिशा की तरफ आ जाना, वहीं पर पूजा होगी और तथास्तु बोलकर चले जाते हैं। फिर ये सब चारों मिलकर रोने लगते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि ये चारों बच भी पाएंगे कि नहीं। बाबा ने कोई गारंटी थोड़ी ना दी थी कि चारों बच जाएंगे। वो तो कहे थे कि मैं कोशिश करूंगा। और अब रात में भी राज को नींद नहीं आती। वो वही सब सोच रहा था, तभी वर्षा उसके पास आती है। पूछती है कि क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक। वो कहता है कि नींद नहीं आ रही। वो वर्षा को कुछ भी नहीं बताता कि उसके साथ क्या चल रहा है। फिर अगले दिन वो अपने घर वालों से अच्छे से मिलता है, उनसे भी वो सब छुपा रखा था। उन्हें तो यही बताता है कि वापस शहर जा रहा है और फिर वहां से वो सबके साथ जंगल की तरफ चला जाता है। फिर वो बाबा के बताए हुए रास्ते से होते हुए बाबा के घर तक पहुंच जाते हैं। बाबा तब रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। वहां बीच में उन्होंने एक पैटर्न बना रखा था जिसके अंदर वो सबको खड़ा होने के लिए बोलते हैं। पहले तीनों अंदर जाते हैं, लेकिन फिर जब राज अंदर पैर रखता है तो पैटर्न चमकने लगता है, जिससे बाबा को पता लग जाता है कि राज कुछ गड़बड़ करके आया है। वो पूछते हैं कि क्या किया है तुमने, लेकिन राज कुछ नहीं बताता। जिस पर बाबा मंत्र पढ़कर राज पर पानी का छिड़काव करता है, जिससे राज को कुछ हो जाता है और फिर वो सब बताता है। तो असल में कल रात वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसे लगा कि शापित बुक को जलाने से शायद सब ठीक हो जाएगा, और वो यही किया, बुक को जला दिया। लेकिन बुक जलने के बाद फिर से वापस पहले जैसी हो गई, जिस पर सब उसे डांटते हैं कि क्या जरूरत थी खुद से हीरो बनने की। फिर वो सब बाबा से विनती करते हैं कि बाबा प्लीज हमें बचा लीजिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, तुम में से किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। अब आपस में फैसला करो कि किसे अंदर आना है, जल्दी करो,
मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन वो सब अपना हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं, हम में से कोई कुर्बानी नहीं देगा, मरेंगे तो सब मरेंगे। लेकिन तभी राज हाथ छुड़ाकर अंदर चला जाता है। मतलब वो अपने दोस्तों के लिए खुद सैक्रिफाइस कर रहा था। फिर बाबा उस पर रिचुअल वगैरह करते हैं, जिस दौरान सुलोचना धुएं वाले फॉर्म में अकेले राज के मुंह में एंटर कर जाती है और राज वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। यानी कर्ज इन तीनों पर से हटकर अकेला राज पर चला गया था। लेकिन इसके दोस्त लोग उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर राज को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता और बाहर आकर वो चारों से कहता है कि राज कोमा में चला गया, जिससे तीनों दुखी होकर रोने लगते हैं। लेकिन तभी इधर राज अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। फिर वो बाहर आकर देखता है तो पूरा हॉस्पिटल खाली था। फिर वो हॉस्पिटल से निकलकर बाहर रोड पर आ जाता है और देखता है कि सब जगह सन्नाटा था, मानो पूरी दुनिया खाली है और वो अकेला यहाँ पर है। लेकिन यहाँ वो अकेला नहीं था, क्योंकि तभी पीछे से सुलोचना चलकर आती है और फिर वो पलट कर देखता है तो उसके सामने सुलोचना खड़ी थी अपने फिजिकल फॉर्म में। और यहीं पर सीरीज खत्म हो जाती है। तो अब राज के साथ आगे क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? सुलोचना अब क्या करेगी? ये सब तो हमें सीजन 2 में ही देखने को मिलेगा। बाकी कुछ सवाल आपके दिमाग में होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सुलोचना सिर्फ कर्स ही करती है और वरदान वाली बात एक धोखा है। तो वो राज को वरदान क्यों दी और वो पूरा भी हुआ? वैसे वरदान तो उस सेठ को भी दी थी, लेकिन उसके साथ उसने धोखा किया था और बाकी सबको वरदान दी नहीं थी। तो असल में यहाँ पर वो अपने कर्ज को फैलाने के लिए राज का वरदान पूरा की थी, ताकि जब राज का वरदान पूरा हो तो बाकी सबको भी इसके बारे में बताएं, जिससे और लोग लालच में बुक पढ़ेंगे और कर्ज हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। तो मतलब 500 साल से ये कर्ड बुक ऐसे ही लोगों तक पहुंचती है और लोग वरदान मांगने के चक्कर में कर्ज हो जाते हैं और इस बुक को खत्म भी नहीं किया जा सकता, वो हमने देख भी लिया। राज जैसे और भी लोग इसको जलाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ होगा। इसी तरह बुक राज के दादा के पास पहुंची होगी और लालच में वो भी वरदान मांगे होंगे। लेकिन मिला कर्ज, क्योंकि सुलोचना एक फॉल्स यक्षिणी है जो सिर्फ कर्ज करती है अपने वेंचफुल नेचर की वजह से। क्योंकि सुलोचना की मौत लालच और डिजायर्स के चलते हुई थी। सैनिकों ने सोने की लालच में उसे पकड़कर राजा को सौंप दिया और राजा ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इसलिए मन में लालच और डिजायर्स रखने वालों से सुलोचना नफरत करती है और जो भी कुछ पाने की चाह में उस किताब को पढ़ता है, सुलोचना उसे कर्ज करती है। किताब में मनचाहा वरदान मिलने वाली बात झूठ है। ये एक ट्रैप है लालची लोगों को फंसाने के लिए। लालच के कारण सुलोचना की मौत हुई थी और अब वो लालची लोगों को मार रही है जैसे। यही है सुलोचना का बदला। इस मूवी को देखने के बाद मैंने कुछ रिसर्च किया हिंदू धर्म के तांत्रिक ग्रंथों, जैसे कि उद्दामरेश्वर तंत्र में कुल 36 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। हर यक्षिणी का अपना एक अलग नाम, रूप और विशेष सिद्धियां होती हैं, जिनकी साधना करके साधक विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रमुख यक्षिणियों के नाम हैं विचित्रा, विभ्रमा, हंसा और भेषणी और सुलोचना भी है। बाकी यक्षिणियों की तरह सुलोचना का भी डुअल नेचर होता है। मतलब प्रॉपर अच्छे से रिचुअल वगैरह करें तो आपको सिद्धियां दे सकती हैं, लेकिन रिचुअल में गलती करने या उसको डिसरिस्पेक्ट करने पर वो कर्ज भी कर सकती हैं। और यक्षिणियां जितनी सुंदर होती हैं, उनका कर्ज उतना ही भयानक होता है। हेल्यूसिनेशन से लेकर पागलपन तक, इनफैक्ट डेथ भी हो सकती है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज की कहानी बनाई है। मतलब यश की कहानी को मॉडर्न स्टाइल से दिखाने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी सही था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आपने इस कहानी को पूरी तरह एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप ऐसे ही नई नई मूवी और वेब सीरीज़ की कहानियाँ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो फिर मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कीप वॉचिंग। जय हिंद।